वेलकम फ्रेंड्स, एड एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो एक कोर्स चलाया जाता है जिसे हम डीएलएड डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इस कोर्स को करने के लिए जो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डीएलएड का फर्स्ट ईयर पास कर लिया हो तथा सेकेंड ईयर में पहुँचे हैं तथा सेकेंड ईयर में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन सभी बातों को लेकर के आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि उनके सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है और कौन कौन मुख्य बिंदुओं को उन्हें ध्यान देना है। आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें जिससे कि आपको यह पता चले कि डीएलएड सेकेंड ईयर में क्या आपका सिलेबस है। उम्मीद करता हूं कि आपको निश्चित अच्छा लगेगा और अपने मित्रों को भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको डीएलएड सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है, क्या क्या उसमें पाठ्यक्रम है, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वीडियो को देखने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए तथा साथ ही साथ जो है कि वैसी सभी वस्तुएं जो आपके डीएलएड के उपयोगी होंगी, कारगर होंगे और आप गेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजल्ट एवं अन्य नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे फेस टू फेस पाठ्यचर्या की रूपरेखा एवं पाठ्यक्रम पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर हैं और क्या क्या इसमें मुख्य बातें होती हैं, इस पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात 2 वर्षीय डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम की रूपरेखा के तौर पर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें कोर्स कोड एस से शुरू होता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एफ से शुरू होता है तथा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एस से शुरू होता है। S1 से हमारा अभिप्राय है कि सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो होगा उसे हम S1 कहते हैं। इसी तरह S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8, S9 और होते होते इस तरीके से आपके पूरे सिलेबस जो है कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से उपलब्ध होता है। S1 में आप देख रहे हैं कि समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा जो कि 70 नंबर का है थ्योरी और 30 नंबर का है असाइनमेंट। इसी तरह S2 में है संज्ञान, सीखना और बाल विकास। S3 में है कार्य और शिक्षा। S4 में है स्वयं की समझ। S5 में आप देख रहे हैं विद्यालय में स्वास्थ्य, योग, शारीरिक शिक्षा। S6 में देखिएगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल। और S7 में देखेंगे गणित का शिक्षण शास्त्र जो कि सेकेंड पार्ट, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पार्ट पढ़े थे, सेकेंड ईयर में सेकेंड पार्ट है। S8 हिंदी का शिक्षा शास्त्र, यह भी सेकेंड ईयर का कोर्स है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पार्ट पढ़े थे, सेकेंड ईयर में सेकेंड पार्ट है। और इसी तरीके से S9 जो है कि उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 6 to 8 के किसी एक विषय का शिक्षा शास्त्र अर्थात आपका अपना मेन पेपर जो होगा, जो आपने संभवतः इंटर में लिया हुआ है उस विषय के लिए, उस विषय के आधार पर या ग्रेजुएशन जो आप करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड करने के बाद आप बीएड और डीएलएड दोनों ही तरह के कोर्सों को आप पढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आप मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल दोनों के शिक्षक बनते हैं। तो यहाँ पर 6 to 8 में आप कौन सी विषय को लेकर के पढ़ाएंगे इस पर आपका निर्भर करता है और इसी बात को यहाँ पर हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे। अर्थात S9 में जो है कि आपको निश्चित रूप से यह देखने को मिलता है कि यह S9 जो है वह आपका वह पेपर होता है जो कि या तो आपने ग्रेजुएशन जिस विषय में किया हुआ है या मिडिल स्कूल के आप टीचर जो बनेंगे वह आपका पेपर होता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं। तो इसके अनुसार अब होता है SCP2। आपने SCP1 फर्स्ट ईयर में किया हुआ था जिसे इंटर्नशिप कहा जाता है। यह 16 सप्ताह का अर्थात 4 महीने के लिए किसी न किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में आपका हमें महाविद्यालय भेजता है जहाँ आपको करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा आगे का जो यह टॉपिक है इसमें देखिए कि समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा अर्थात यह 100 नंबर का पेपर होगा। 70+30 के रेशियो में यह पेपर होता है। S1 जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 इकाई 1 होता है समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा। S1 का जो आपका यूनिट 1 है वह है कि समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा। इसके मुख्य बिंदु हैं विविधता और समानता तथा बंधना, जिसमें कि अवधारणात्मक समझ और शैक्षिक संदर्भ है। दूसरा बिंदु है समाज में सत्ता, वर्चस्व तथा प्रतिरोध, जिसमें अवधारणा, प्रकार, कारकों एवं प्रभावों की समझ। और तीसरा है समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यूनिट 1 के यह टॉपिक है।
यूनिट 2 में देखिए कि इकाई 2 में है शिक्षा के समकालीन मुद्दे। शिक्षा के समकालीन मुद्दे, इसके पहला बिंदु है आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा। दूसरा बिंदु है शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल। तीसरा बिंदु है सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा। चौथा है शिक्षा का निजीकरण, उदारवादी दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक विमर्श। अगला पॉइंट है अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा। अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा। और उसके बाद नेक्स्ट है समान विद्यालय व्यवस्था। समान विद्यालय व्यवस्था, इस प्रकार आप देख रहे हैं। आगे बढ़िए, यहाँ है इकाई नंबर 3 में आप देखिए कि इकाई नंबर 3 क्या कहता है। इकाई 3 कहता है कि शिक्षा के राजनीतिक और संवैधानिक संदर्भ। शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ, इसका पहला बिंदु है राज्य, लोकतंत्र और शिक्षा। राज्य, लोकतंत्र और शिक्षा भारतीय संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के संबंध में। अगला पॉइंट है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, अवधारणा, अवरोध एवं राज्य की भूमिका। अवधारणा, अवरोध एवं राज्य की भूमिका। अगला पॉइंट है बच्चे और शिक्षा का अधिकार। बच्चे और शिक्षा का अधिकार, जिसमें संवैधानिक प्रावधान एवं संबंधित विमर्शों के परिप्रेक्ष्य में बच्चे और शिक्षा का अधिकार, जिसे संवैधानिक प्रावधान एवं संबंधित विमर्शों के परिप्रेक्ष्य में है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय विकास और शिक्षा। राष्ट्रीय विकास और शिक्षा। यूनिट नंबर 4 में आप देखिए कहा गया है कि शिक्षा और सामाजिक अपेक्षा। शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं, इसका मुख्य पहला बिंदु है कि शिक्षा, विद्यालय तथा समुदाय, अपेक्षा, समकालीन बदलाव तथा प्रभाव। नेक्स्ट बिंदु है शिक्षाई संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन एवं पुनर्निर्माण के अभिकरण के रूप में। अगला बिंदु है कि आर्थिक सुधारों एवं शिक्षा का प्रभाव। उसका अगला बिंदु है शिक्षा और माध्यम, भाषा। और अगला बिंदु है समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा। समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा। यूनिट 5 इकाई 5 है कि विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ। विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ, जिसमें हम लोग देखेंगे शिक्षा की समझ, समकालीन समझ के संदर्भ में। उसके बाद है कि विद्यालयी शिक्षा का विकास, जिसमें है कि ऐतिहासिक एवं समकालीन नीतिगत परिप्रेक्ष्य, विद्यालयों के नाम, व्यवस्था तथा भावना संरचना के नीतिगत संदर्भ। अगला बिंदु है शिक्षक और शिक्षा नीतियाँ। और उसके बाद अगला नीति है विद्यालय पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीतियों का प्रभाव। विद्यालय पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीतियों का प्रभाव। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। S2 है संज्ञान, सीखना और बाल विकास। संज्ञान, सीखना और बाल विकास, यह 100 नंबर का पेपर है। S2 है, जिसमें कि आप 70 नंबर की थ्योरी लिखेंगे। 30 नंबर का आपका क्या होता है, असाइनमेंट के द्वारा महाविद्यालय से आपको यह अंक दिए जाते हैं। इकाई 1 बच्चों में संज्ञानात्मक और संप्रत्यय विकास। बच्चों में संज्ञानात्मक तथा संप्रत्यय विकास। नंबर 1 पॉइंट है कि संज्ञानात्मक विकास की समझ बच्चों के संदर्भ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि संज्ञानात्मक विकास और शिक्षा। संज्ञानात्मक विकास और सीखना, जिन पियाजे के सिद्धांत का विशेष संदर्भ। नेक्स्ट पॉइंट है कि संज्ञानात्मक विकास और वृद्धि की अवधारणा का ऐतिहासिक संदर्भ तथा समकालीन संदर्भ में बुद्धि की सैद्धांतिक समझ। और अगला है बच्चों में संप्रत्यय विकास के तहत ए पॉइंट संबंधित मानसिक प्रक्रियाएं एवं प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है ब्रूनर मॉडल एवं अन्य सैद्धांतिक आधार। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कार्य कारण की समझ का विकास। चलिए यूनिट 2 में हम लोग देखते हैं क्या है। यूनिट 2 में है कि बाल विकास एवं सीखना। बाल विकास एवं सीखना, पहला पॉइंट है बाल विकास और सीखने के संदर्भ में परिचयात्मक समझ, परिपक्वता और सीखना। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की योग्यता और निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने का एवं सीखने के लिए आकलन। सीखने का एवं सीखने के लिए आकलन। इसी प्रकार यूनिट 3 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वह कहता है सीखने के व्यवहारवादी एवं सूचना प्रसंस्करण सिद्धांतों की समझ। सीखने के व्यवहारवादी एवं सूचना प्रसंस्करण सिद्धांतों की समझ। उसके बाद है जिसके तहत पहला बिंदु है व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से सीखने का आशय, अवधारणा एवं आधारभूत मान्यताएं। नेक्स्ट है अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत, जिसे पावलोव का सिद्धांत भी कहा जाता है, विश्लेषण, आलोचनात्मक समझ और शैक्षिक निहितार्थ। नेक्स्ट पॉइंट है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे स्किनर ने दिया था, विश्लेषण, आलोचनात्मक समझ और शैक्षिक निहितार्थ।
नेक्स्ट पॉइंट है सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया। इस प्रकार आपने देखा कि यूनिट 3 हमारा पूरा होता है। यूनिट 4 की ओर चलते हैं, बच्चों के विकास एवं सीखने में समाज की भूमिका। बच्चों के विकास एवं सीखने में समाज की भूमिका, जिसका पहला पॉइंट है सीखने और समाज के संदर्भ में, सीखने और समाज के संदर्भ में। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षण का समाजीकरण द्वारा सीखना और शैक्षणिक निहितार्थ। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का मुख्य मान्यताएं, शैक्षिक निहितार्थ एवं समालोचना। इकाई नंबर 5 कहता है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें है सीखने की न्यूरोदैहिक अर्थात न्यूरोफिजियोलॉजिकल आधार, मस्तिष्क की संरचना एवं सीखने में इसकी भूमिका। सीखने की न्यूरोदैहिक संदर्भ में हुए शोध के शैक्षिक निहितार्थ। नेक्स्ट है सीखने में अभिप्रेरणा व अवधान, अटेहन की भूमिका, प्रक्रिया एवं विविध स्वरूप। नेक्स्ट है सीखने सिखाने की स्मृति अर्थात मेमोरी की भूमिका एवं शैक्षिक निहितार्थ। अगला पॉइंट है कार्य और शिक्षा। कार्य और शिक्षा, यह आपका 50 नंबर का पेपर है। यह पूरे का पूरा जो है कि आपका आंतरिक मूल्यांकन है। यह S3 का जो पेपर है यह पूरे का पूरा आंतरिक मूल्यांकन अर्थात आपकी यह जो पेपर होगी आपके महाविद्यालय में आयोजित होती है। इसका आपके थ्योरी से अर्थात आपकी थ्योरी अलग से नहीं लिखनी है। यह पूरा का पूरा जो पेपर है 50 नंबर का महाविद्यालय आपको आपकी स्कूल में कुछ कॉलेज में परीक्षा होंगी, उस पर आधारित इसमें थ्योरी और ओरल दोनों तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके आधार पर आपका मार्किंग होगा। इसका इकाई है कार्य और शिक्षा, अवधारणा की समझ, जिसके तहत हम लोग पढ़ते हैं कार्य और शिक्षा, अवधारणा एवं ऐतिहासिक संदर्भ। नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्य और ज्ञान की दुनिया का जुड़ाव, जिसमें पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षण से आगे कार्य, बाल कार्य अर्थात चाइल्ड वर्क बनाम बाल श्रम अर्थात चाइल्ड लेबर, कौशल विकास के लिए कार्य, कौशल विकास के लिए कार्य, जिसमें पाठ्यचर्या में कार्य की भूमिका तथा कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समझ। इकाई 2 है कि कार्य और शिक्षा अर्थात प्रायोगिक संदर्भ, दैनिक जीवन में दैनिक जीवन के अभिन्न कार्य, साफ सफाई, खाना पकाना, घरेलू सामानों की मरम्मत, घरेलू जिम्मेदारियों की भागीदारी, घरेलू बजट बनाना, अपने आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखना। इसी प्रकार इसी में है कि कृषि एवं बागवानी, इसके लिए उपयुक्त जमीन का निर्माण, फल फूल सब्जी वनस्पति और फसलों की जानकारी तथा उनको उगाना, शिक्षा और खाद के बारे में समझ, वृक्षारोपण, फुलवारी, किचन गार्डन बनाना। उसके बाद है मिट्टी के काम, मिट्टी के काम का मतलब है कि मिट्टी के बर्तन, खिलौने, गमले, मॉडल मूर्ति आदि बनाना, चौक के माध्यम से मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया को समझना, तरह तरह की मिट्टियों को बनाना। उसके बाद है वैकल्पिक कार्य में है विभिन्न निम्न में से कोई 2 कार्य करना, अर्थात बिजली के काम, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा का प्रबंधन करना, पशुपालन एवं लघु उद्योग की समझ। नेक्स्ट है फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, फिल्म बनाना, स्थानीय संदर्भ के अनुसार कोई अन्य कार्य विकल्प हो तो उसको करना। इस प्रकार यूनिट 3 में हम देखते हैं कि प्रशिक्षण केंद्र तथा विद्यालय में कार्य एवं शिक्षा का संदर्भ, जिसके तहत आपको मुख्य बिंदु यहाँ दिए गए हैं, जिसे आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन यह पेपर जो है आपका यह आंतरिक मूल्यांकन अर्थात महाविद्यालय के हाथ में है, आपको इसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। महाविद्यालय आपको जिस तरीके से इस पेपर को लेंगे उसमें आपका पूरा का पूरा 50 अंक आपको मिल जाएगा, इसलिए आपको अलग से यह पेपर की न तैयारी करनी है या इसका और ना ही इसका पेपर आपको देना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेपर नंबर 4 है। यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर माई सेल्फ, ठीक है, जिसमें 50 नंबर का यह पेपर है। 35+15, 35+15 में 35 थ्योरी होता है तथा 15 आपके असाइनमेंट के माध्यम से मिलते हैं। यह इकाई 1 में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना, एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना, जिसका पहला बिंदु होता है कि अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, सेल्फ बनाम ईगो, अस्मिता के पहलू। नंबर 2 पॉइंट है कि अपना सेल्फ पोर्ट्रेट लिखना। तीसरा है कि आत्म अभिव्यक्ति की समझ, अपनी स्वीकार्यता, स्वाभिमान, आत्मविश्वास तथा आत्म प्रेरणा। अगला पॉइंट है शिक्षक शिक्षिका के तौर पर अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों का प्रोफाइल बनाना तथा उनके कारणों पर विचार करना।
नेक्स्ट है उपरोक्त बिंदुओं से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन करना। उसके बाद है इकाई 2 में अपनी अस्मिता के प्रति सजगता। अपनी अस्मिता के प्रति सजगता, इसमें है कि शिक्षकों की अस्मिता अर्थात समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षक की अस्मिता संबंधित सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। तीसरा है कि अपनी धारणाओं, चिंतन और व्यवहार को समझना, विभिन्न आयामों तथा उनके बदलाव की समझ। अगला पॉइंट है शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका की पहचान तथा इसके चुनौतियों की समझ, जिसमें विद्यालय संस्कृति के संदर्भ में है। और अगला पॉइंट है कि उपरोक्त बिंदुओं से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन तथा विभिन्न कार्यकलाप। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यूनिट 2 हमारा पूरा होता है। यूनिट 3 में हम लोग चलेंगे कि अपने कार्यों तथा जीवन उद्देश्यों की समझ। अपने कार्यों तथा जीवन उद्देश्यों की समझ, जिसमें पहला है कि अपने जीवन लक्ष्यों को विकसित करना तथा उनके भौतिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की समझना। नेक्स्ट है कि स्वयं के बारे में, अपने सहकर्मियों, विद्यार्थियों, समुदाय आदि की धारणाओं को जानना। नेक्स्ट है कि दैनिक रिफ्लेक्टिंग डायरी लिखना तथा उसको स्वयं को समझने के लिए प्रयोग करना। उसके बाद नेक्स्ट है कि कार्यशाला में प्रेरणादायी कहानियाँ, फिल्मों आदि पर चर्चा। और नेक्स्ट है अपनी खूबी को पहचानना, उसे प्रदर्शित करना तथा शिक्षण में प्रयोग करने के तरीकों को समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। S5 आपका 50 नंबर का पेपर है, जिसमें 35 + 15 35 थ्योरी होता है तथा 15 असाइनमेंट होता है। विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा, इसका विषय है विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। कहा भी गया है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए योग चाहिए और शारीरिक शिक्षा चाहिए, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इकाई 1 है कि शारीरिक शिक्षा की समझ। इकाई 1 है शारीरिक शिक्षा की समझ। नंबर 1 शारीरिक शिक्षा अर्थात अवधारणा एवं महत्व। नंबर 2 पॉइंट है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य में शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव, जिसमें भावात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञान के संदर्भ की समझ। तीसरा पॉइंट है कि प्रारंभिक कक्षा में बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का समावेश स्वरूप बच्चों की विविध क्षमताओं और आवश्यकताओं का ध्यान। अगला पॉइंट है कक्षा, विद्यालय और स्थानीय संदर्भ के अनुसार गतिविधियों में समावेशन। और चौथा पॉइंट है गतिविधियों के दौरान बच्चों का प्रेक्षण अर्थात सुपरवाइजिंग एवं मार्गदर्शन करना, गाइडिंग। इकाई 3 की ओर हम बढ़ते हैं। इकाई 3 है कि खेल एवं खेलकूद। इकाई 2 है खेल एवं खेलकूद। खेल एवं खेलकूद में देखना है अवधारणा और महत्व, जिसमें प्रारंभिक विद्यालय स्तर के विशेष संदर्भ हैं। दूसरा है खेलकूद की बुनियादी आधार, आनंद अर्थात मजे के लिए, सुरक्षा, सुरक्षित वातावरण, शारीरिक एवं भावात्मक सुरक्षा, जिसमें है कि सबकी सहभागिता, जिसमें लड़के लड़कियां, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन। चौथा है अनुभव करके सीखना अर्थात बच्चों द्वारा स्वयं से खेल के नियमों को समझना, बनाना इत्यादि। तीसरा है प्रारंभिक विद्यालय के विभिन्न खेल कूद तथा उनका आयोजन, जिसमें बच्चों के द्वारा रोजाना खेले जाने वाले स्थानीय रोजाना खेल, कक्षा के अंदर और विद्यालय प्रांगण में कराए जाने वाले योग्य रोचक खेल। नेक्स्ट है एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज और आउटडोर एवं इंडोर खेलों के आयोजन की बुनियादी समझ। चौथा है प्रारंभिक विद्यालय की समय सारणी में खेल कूद का स्थान तथा इसका प्रभावी उपयोग। और पांचवा है चोट एवं जख्म से बचाव तथा प्रारंभिक उपचार, फास्ट एंड संग्रामी, फर्स्ट एड सामग्री एवं प्रक्रिया की समझ। छठा है प्रमुख राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन से परिचय। और इकाई 3 पर हम लोग ध्यान देते हैं। इकाई 3 कहता है कि विद्यालय में योग अर्थात अवधारणा एवं महत्व। दूसरा है प्राणायाम एवं बुनियादी आसनों की समझ। तीसरा है प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों के लिए योग गतिविधियों का आयोजन। चौथा इकाई कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा की समझ और विद्यालय का संदर्भ, जिसमें नंबर 1 पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा एवं आलोचनात्मक समझ, जिसके तहत व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज मॉडल बनाम स्वस्थ संचार, हेल्थ कम्युनिकेशन मॉडल। नंबर 2 है कि विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े मुद्दों की पहचान। नंबर 3 है पोषण एवं संतुलित आहार की समझ, जिसमें प्रारंभिक विद्यालय में आने वाले बच्चों की विशेष संदर्भ।
चौथा है संक्रामक रोगों की समझ तथा उनके रोकथाम की जानकारी। पांचवा है प्रारंभिक स्तर के विभिन्न विषयों के स्वास्थ्य शिक्षा के उदाहरण की समझ तथा उनका सीखने की योजना में समावेश। और इकाई 5 कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा और विद्यालय, स्वास्थ्य शिक्षा और विद्यालय, जिसका पहला पॉइंट है विद्यालय और भौतिक वातावरण, जिसमें शौचालय, जल स्रोत, कचरे का निपटान प्रबंधन। नंबर 2 है कि विद्यालय में स्वच्छता एवं साफ सफाई। उसके बाद है मानकों की सुनिश्चित किए जाने में समुदाय तथा शिक्षकों की भूमिका। तीसरा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सफाई, साफ सफाई। केस स्टडी से जुड़ी चर्चाओं तथा माध्यमों से बच्चों के हाथ धोने, नहाने, नाखून काटने, साफ कपड़े पहनने जैसे आदतों का विकास के तरीके समझना तथा उनके प्रयोग अपने विद्यालय में करना। चौथा है मिड डे मील की व्यवस्था, आधारभूत समझ, सामग्रियों की भंडारण, तैयारी एवं वितरण से संबंधित कौशल विकास। मिड डे मील से संबंधित केस स्टडी के द्वारा नवाचारी प्रयोगों की समझ। और पांचवा है हेल्थ कार्ड तथा डीवर्मिंग पुस्तकों की उपयोग की समझ, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों एवं बच्चों के द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनिट 5 हमारा पूरा होता है। यूनिट 6 कहता है हमारा क्या है, तो यूनिट 6 है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, अर्थात इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश अर्थात पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, पार्ट 2 यहाँ पढ़ेंगे। यह 50 नंबर का पेपर है, 30 + 15 का रेशियो है, 35 + 15 का रेशियो है। 35 नंबर की आपकी थ्योरी होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। जनरली इसमें बच्चे जो है कि पेपर अटक जाता है, फेल हो जाते हैं, इसलिए इसका बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यूनिट 1 कहता है टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इसके मुख्य पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग डेवलपमेंट, socio-economic and the physiological, psychological factors. Next point, teaching of English at the elementary level with reference to the National Curriculum Framework 2005, Bihar Curriculum Framework 2008. Next is understanding the curriculum syllabus textbook of English in Bihar at the primary level. Next point, approaches for teaching of English. Under this point we will discuss here about the behaviorist approach, grammar, translation method, audio lingual drill. Next is the structural approach, next is the communicative approach, next is the cognitive approach, and last one is the constructivist approach. Unit 2 is the strategy for the teaching languages skill. Listening and the speaking. Listening means sound recognition, pre-listening, while listening, and the post-listening activities, level, stress, intonation, and rhythm. Next is the speaking. Speaking means reciting of poem, participating in a dialogue, conversation, greeting, asking and answering questions, and the conveying information, tools, and the techniques for the assessment. Next is the learning plan. A special emphasis on the listening and the speaking. Next is learning indications for the listening and the speaking. Unit 3 is the strategy of teaching language skill, reading and writing. Reading means silent and loud reading, skipping and the scanning, pre-reading, while the reading and the post-reading. Learning indicators for reading, writing, control and guided learning, writing. Next is the conveying information, poster, notice, descriptions for the places, persons and the things. Persuading others, advertisement and article. Next point is the maintaining the social relations, invitations, letters, etc. And next is the writing as a process. Brainstorming, mind mapping, drafting, evaluations, reviewing, editing, final draft. And free writing. Free writing is the expressing one's feelings and the thoughts, that is the drains, enemies, SMS. Tools and the techniques for the assessment. Next is the learning plan, a special emphasis on the reading and the writing. And last is the learning indicators for the learning. Next point is here the teaching vocabulary, grammars,
in construct. A strategy for the vocabulary teaching based on different part of the speech, word association and the formations, word search frame and the grid, bingo games, identify and their the managing the managements and the words with their meaning and scripts, spelling, grammars, dictations, arrangement, scrambling words and cross word puzzles. Approaches for the grammar teaching with emphasize the grammar and the cross activities thrilling with the approaches as suggested. इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यूनिट 6 हमारा जो है S6 हमारा कंप्लीट होता है। S7 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें शिक्षण शास्त्र का गणित का शिक्षण शास्त्र है। इस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु है 35+15 का यह सिलेबस है, यह विषय है जिसमें 35 आपकी थ्योरी होंगी और 15 नंबर आपके असाइनमेंट में होंगे। नेक्स्ट कहता है कि गणित शिक्षण की प्रविधियां एवं प्रबंधन, जिसका पहला बिंदु है गणित शिक्षण एवं रचनावाद। उसके बाद है गणित सिखाने का एक संभावित क्रम, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है अ प्लस आ प्लस ची प्लस इस प्रकार से दिया है। औपचारिक गणित की दोष अनुभवों एवं जोड़ का सिखाना। नेक्स्ट है खेल खेल में सीखना। उसके बाद है दौड़ान करके सीखना, बच्चे एवं दूसरों से सीखना, गलतियों से सीखना, गतिविधियों से सीखना, गणित की पहेलियाँ, खुला प्रश्न समस्याएं और गणित सीखने सिखाने की विभिन्न संस्थाएं। इकाई 2 में है कि गणित सीखने की योजना और आकलन, गणित के सीखने की योजना योग्य तथा कैसे सीखे जाएं। दूसरा है कि गणित के संदर्भ और सीखने की आकलन, क्या, क्यों और कैसे। प्राथमिक स्तर पर गणित के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन, कक्ष में प्रयोग लाए तथा लाए जाने वाली आकलन की कुछ प्रविधियां, गणित के सीखने और संकेतों की समझ। नेक्स्ट है ज्यामितीय आकृति एवं पैटर्न, आकृति खुली एवं बंद ज्यामितीय आकृति, नियमित आकृति, ज्यामिति के अवयव में बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड एवं कोण का प्रत्यय, त्रिविभागीय आकृति एवं त्रिविमीय वस्तु की समझ, असीमित आकृति तथा पैटर्न की अवधारणा। इस प्रकार हमारा यूनिट 4 शुरू होता है, गणित का है। भिन्नात्मक संख्याओं की समझ, दैनिक जीवन में उपयोग, भिन्न के विभिन्न स्तर। नेक्स्ट पॉइंट है भिन्नात्मक संख्याओं का गणितीय संक्रियाएं, दशमलव संख्या तथा दशमलव भिन्न। नेक्स्ट पॉइंट है दशमलव संख्या के संक्रियाएं, इबारती तथा प्रश्न के प्रकार, दैनिक जीवन में विभिन्न एवं दशमलव के प्रयोग। अब आ जाता है शिक्षण शास्त्र हिंदी का S8, जिसको हम लोग कहते हैं 35+5 का रेशियो है। लेखन क्षमता का विकास, अर्थात लेखन का अर्थ है संकल्पना और विकास। शुरुआत लेखन में है संकल्पना और विकास, लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया, पढ़ना और लिखने के संबंध, प्रारंभिक कक्षाओं में लेखन क्षमता के विकास के तरीके। नेक्स्ट बिंदु है लिखना सीखने में आए जाने वाली समस्या एवं समाधान के तरीके। नेक्स्ट है कि भाषा सीखने के संकेतक। इसी प्रकार यूनिट 2 में हम देखते हैं कि हिंदी शिक्षण में सीखने की योजना एवं कक्षा की प्रक्रिया, जिसमें नंबर 1 है हिंदी सीखने का अर्थ एवं इसके लिए सीखने की योजना के प्रमुख बिंदु। नेक्स्ट बिंदु है कि शिक्षा शिक्षण के लिए सीखने की योजना की प्रमुख प्रकार। नेक्स्ट है हिंदी की रचनात्मक शिक्षण तथा कक्षा प्रक्रिया। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण हेतु सीखने की योजना और चुनौतियाँ। इकाई नंबर 3 है हिंदी के व्यवहारिक व्याकरण और वर्तनी, भाषा संरचना, वर्ण, शब्द, वाक्य। उसके बाद है संदर्भ आधारित व्याकरण और गणित गतिविधियाँ और व्याकरण। चलिए इस प्रकार आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो इसी का अगला बिंदु है अशुद्धियाँ तथा उनका निराकरण, वर्तनी की अशुद्धियाँ एवं निराकरण। यूनिट 4 है कि हिंदी शिक्षण का आकलन, अर्थात हिंदी सीखने के संदर्भ में आकलन का अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा में सतत एवं समग्र आकलन की संकल्पना। नेक्स्ट है कि भाषा में आकलन के विभिन्न तरीके। नेक्स्ट है कि सीखने के संकेतकों की समझ तथा हिंदी भाषा के आकलन के प्रश्नों की भूमिका। S9 है हमारा गणित का शिक्षण, इसमें हम लोग देख रहे हैं
यह भी 50 नंबर का पेपर है। 35 + 15, 35 आप थ्योरी लिखेंगे, 15 आपका असाइनमेंट होगा। इकाई 1 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। नेक्स्ट यूनिट है कि संख्या प्रणाली, संख्याओं की तुलना में बीजगणित का शिक्षण, जिसके तहत मुख्य बिंदु है संख्या प्रणाली, दूसरा है संख्याओं की तुलना, उसके बाद है बीजगणित। और आगे यूनिट 3 में हम लोग देखते हैं कि है जगह की समझ और ज्यामितीय शिक्षण, जगह की समझ और ज्यामितीय शिक्षण। यूनिट 4 है कि आंकड़ों के प्रबंधन एवं संभावना। और इसी प्रकार से हम S9 की ओर बढ़ते हैं, जिसे विज्ञान का शिक्षण शास्त्र भी कहा गया है। यह भी 50 नंबर का पेपर है, जिसमें आप 35 + 15 होगा। विज्ञान की समझ के तहत पहला पॉइंट पढ़ते हैं विज्ञान की समझ, दूसरा है विज्ञान हमारा रिश्ता, उसके बाद है विज्ञान का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा 2008 में विज्ञान की समझ। यूनिट 2 है विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य में इन सभी बिंदुओं की चर्चा करते हुए हम विज्ञान के यूनिट 3 पर चलते हैं, विज्ञान पाठ्यक्रम की अवधारणात्मक आधार। यूनिट 4 में है कि विज्ञान कक्षा में शिक्षण विधियां, तकनीकी एवं मूल्यांकन। इसमें कौन कौन सी तकनीकी और मूल्यांकन का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद आ जाता है कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र भी इसी प्रकार से है। सामाजिक शिक्षा में यूनिट 1 है, यह 50 नंबर का पेपर है, जिसमें 35 + 15 का रेशियो होता है। 35 आप थ्योरी लिखेंगे, 15 आपको असाइनमेंट में मिलेगा। इकाई 1 कहता है कि सामाजिक विज्ञान की समझ। दूसरा है यूनिट की उच्च प्राथमिक स्तर सामाजिक विज्ञान तथा पाठ्यक्रम तथा वस्तुएं, पाठ्य पुस्तकें। यूनिट 3 है कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। यूनिट 4 कहता है कि सामाजिक विज्ञान के आकलन एवं मूल्यांकन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि S9 हमारा पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है पेडागोजी ऑफ 9, जो कि ऊपर हम लोगों ने अभी चर्चा किया हुआ है, जिसमें आगे अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। इस प्रकार पूरा आपने देखा कि S9 तक के सारे सिलेबस हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको एक चीज़ बताना मैं चाह रहा हूँ, उसे आप ध्यान दीजिएगा। वह यह है कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जो आपका यहाँ पर मूल्यांकन होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण आपकी जानकारी में होनी चाहिए। यह जो आपका पेपर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी संज्ञान में हो कि आपका यह जो है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, जो 16 सप्ताह का किसी न किसी स्कूल में आपको भेजा जाता है आपके महाविद्यालय के द्वारा, जहाँ पर आप 4 महीने तक अर्थात 16 सप्ताह तक जो ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें 300 अंक आपके पूरे के पूरे महाविद्यालय से मिलते हैं। और इस तरीके से आपका जो है कि पूरा का पूरा पेपर आपके हाथ में होता है, और कुल मिलाकर के आप जो है कि जो परीक्षा देते हैं वह आपका 100 नंबर का होता है। अर्थात यहाँ आप देख लीजिए 455 + 545 पूरे मिलाकर के DELED सेकेंड ईयर में 100 नंबर का यह पेपर होता है। और इस प्रकार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ सीखने का मौका मिलता है, कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से जो आपको DELED सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस बताया है, आपको निश्चित रूप से यह उपयोगी सिद्ध होगा, कारगर सिद्ध होगा, और आप इस सिलेबस को समझ करके अपने DELED की पढ़ाई को बेहतर करें। आपको DELED सेकेंड ईयर के पढ़ाई और परीक्षा संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को रखें, उसका समाधान निश्चित रूप से आपका किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपका DELED बेहतर हो। उसके बाद CTET होता है, उसके बाद आपके यहाँ शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया होती है, BPSC हो या अन्य किसी माध्यम से जो आप शिक्षक बनेंगे, उससे हमारा शुभकामना है, आप आगे बढ़ें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।